प्यारे छात्रों, भूषण सार में प्रथम कारिका फलव्यापारयो धातुराश्रयेतु तिङ्स्मृताः फले प्रधानं व्यापारः तिङ्गर्थस्तु विशेषणम्। इस कारिका की सामान्य चर्चा हमने की थी कि फल और व्यापार का वाचक धातु है और आश्रय होने पर तो पूर्वोपात्त जो फल और व्यापार है वह जब आश्रित होता है तो वह फलाश्रय और व्यापार का आश्रय वो तिङ्गर्थ होता है। तो फलाश्रय कर्म और व्यापाराश्रय कर्ता, इस तरह से कर्ता और कर्म आख्यात का अर्थ है वैयाकरणों के मत में। चूँकि संख्या और काल ये सभी तिङ्गर्थ मानते हैं, इसीलिए इसमें कोई मतभेद नहीं होने के कारण इसकी चर्चा विशेष रूप से नहीं की गई है, क्योंकि यह प्रतिज्ञात वाक्य था। तो इस प्रतिज्ञात वाक्य में उसी मत की चर्चा कर रहे हैं जिसमें मतभेद है, और उन मतभेदों में वैयाकरणों का जो सिद्धांत है वो कंडभट्ट यहाँ स्थापित कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ ये भी कहना रह गया था कि फलव्यापारयो धातुः आश्रयेतु तिङ्स्मृताः। यहाँ धातु का स्मृता के साथ में ये अन्वय कैसे होगा? विशेष विशेषण भाव संबंध होने पर जो विशेष्य का लिंग वचन होता है वही विशेष्य का होना चाहिए। तो धातु के साथ एक वचन होने के कारण स्मृता यहाँ पर में भी एक वचन का प्रयोग होना चाहिए। यद्यपि यहाँ पर में भी बहुत शास्त्रार्थ की जाती है कि जैसे वेदा प्रमाणम इत्यादि स्थल में, लेकिन तत्तद स्थल में नियामक होने के कारण वहाँ तो अन्वय बोध हो जाता है, लेकिन यहाँ वो स्थिति नहीं होने के कारण इसका अन्वय करने के लिए मूल में ही लिखते हैं कि अत्र वचन विपरिणामेन अन्वयः, माने स्मृता का एक वचन में वचन विपरिणाम करके स्मृतः ये बना करके अन्वय किया जाता है। शेष वैयाकरणों के मत में जो प्राचीन और नव्य वैयाकरणों का मत है उसकी चर्चा हमने अत्यंत संक्षेप में की है। यद्यपि इसमें बहुत सारे चर्चाएं होती है, नागेश भट्ट अनेक दोष प्राचीनों के मत में देते हैं खंडशः शक्ति स्वीकार करने पर, लेकिन उन सभी दोषों का निवारण प्राचीनों के द्वारा किया जाता है और प्राचीन के मत में खंडशः शक्ति स्वीकार करना ही ज्याय कहा जाता है, श्रेष्ठ मन ठीक प्रतीत होता है। तथापि सिद्धांत रूप में हमको ये ध्यान रखना था कि प्राचीन लोग खंडशः एक ही शक्ति की खंडशः फल और व्यापार में शक्ति मानते हैं और सब जगह कर्तृप्रत्यय कर्म प्रत्यय स्थल में व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोध मानते हैं। नवीन जो नागेश हैं वो अलग अलग फल विशिष्ट व्यापार में अर्थात फलावच्छिन्न व्यापार में व्यापारावच्छिन्न फल, इस प्रकार से अलग अलग दो शक्ति स्वीकार करते हैं। और कर्तृप्रत्यय स्थल में व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोध, कर्म प्रत्यय स्थल में फल विशेषक मुख्य शाब्दबोध मानते हैं। प्रकृति प्रत्ययो सार्थम ब्रूतः तयो प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम,
इस नियम के बल से जिस किसी ने आशंका की थी कि यदि प्रकृति अर्थ व्यापार को आप प्रधान मानेंगे तो प्रत्यार्थ प्राधान्य का जो नियम है उस नियम की अवहेलना होगी, उसके जवाब में कहते हैं प्राचीन लोगों ने कहा कि यह न्याय सार्वत्रिक नहीं है और भाव प्रधान माख्यातम इस वचन के आधार पर यहाँ व्यापार प्रधान माना जाता है। भूवादयो धातव इस सूत्र के भाष्य में क्रिया प्रधान बोधक जो निर्देश है, इन सभी प्रमाणों से व्यापार ही प्रधान होता है और व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोध माना जाता है। फल और व्यापार में दोनों प्रकृत्यर्थ होने पर भी व्यापार प्रधान होता है, क्योंकि फल व्यापार जन्य होता है। अतः व्यापार प्रधान है तो काल का अन्वय प्रधान में ही किया जाता, तो प्रधान चूँकि व्यापार है इसीलिए काल का अन्वय व्यापार में ही होता, क्योंकि प्रधाने अन्वय संभवात अप्रधाने अन्वयस्य अनौचित्यात् इत्यादि तरीके से अत्यंत संक्षेप में हमने प्राचीन और नव्य वैयाकरणों के मत की चर्चा की थी। चूँकि परीक्षा आप लोगों की 2 दिन के बाद ही है, इसीलिए विशेष शास्त्रार्थ में न जा कर के केवल मूल सिद्धांत, ताकि आपको कुछ मूल बातें इसकी जानकारी मिल जाए, तो इसी प्रसंग में जो मीमांसक है, नैयायिक है, उसका क्या मत है और उस मत में क्या दिक्कत है, इसको संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो जिसमें अब हम मीमांसक के मत की चर्चा करते हैं। तो धात्वर्थ के विषय में जो मीमांसक लोग हैं, इसमें मुख्य 3 प्रकार के मीमांसकों के मतों की चर्चा की जाती है, जिसमें पहला मत जो है वो मंडन मिश्र का मत है। तो मंडन मिश्र धात्वर्थ के विषय में क्या कहते हैं और उसमें क्या दिक्कतें आ सकती है, इस बात को भूषण सार में उदाहरण के साथ में बता करके उसका खंडन करते हैं। संक्षेप में हिंदी में ये हमें समझना चाहिए कि मंडन मिश्र के मत में धात्वर्थ जो है वो केवल फल है। तो मंडन मिश्र मीमांसक के मत में धातु का अर्थ केवल फल होता है और फूतकार आदि जितने भी व्यापार हैं वो सभी भावना पद से कहे जाते हैं। तो सीधा मतलब हुआ फलम धात्वर्थः फूत्कारादि सर्वोपि व्यापारः भावना पदवाच्यः प्रत्यार्थः तिङर्थ है। ये मंडन मिश्र का मत है। कहा कि ये जो जितने भी फूत्कारादि व्यापार है वो भावना पदवाच्य है। इस चीज़ का अर्थ कैसे होता है, तो उसमें मंडन मिश्र का कहना है कि निजंत भू धातु से भाव अर्थ में जब हम घय प्रत्यय करते हैं तो घय प्रत्यय निजंत भू धातु से भाव शब्द की निष्पत्ति होने के कारण भाव पद भावनानुकूल व्यापार परक है। अतः फूत्कारादि सभी व्यापार भावना पद वाच्य अर्थ है प्रत्यार्थ। ये मंडन मिश्र का मत है। लेकिन मंडन मिश्र का यदि मत स्वीकार किया जाए और फूत्कारादि सभी व्यापार प्रत्यार्थ मानेंगे तो पचति पक्षति इत्यादि में फूत्कार की प्रतीति के लिए, फूत्कारादि व्यापार के बोध के लिए अनेक शक्ति स्वीकार करनी होगी, जिससे शक्यतावच्छेदक अनेक होंगे और वो अनंत हो जाने के लिए गौरव होगा। क्योंकि अनेक जब शक्यतावच्छेदक होंगे, अनेक शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी,
अतः अनंत गौरव होगा। दूसरी बात यह है कि यदि हम फूत्कारादि को प्रत्यार्थ मानते हैं तो गच्छति इत्यादि में उस प्रकार के व्यापार बोध न हो जाए, उस बोध को वारण करने के लिए हमें पचत इत्यादि में पच धातु समिव्याहार कारणता स्वीकार करनी पड़ेगी, जो गौरवांतर होगा। इसी तरह माशम भवति इत्यादि प्रयोग में प्रत्ययों की सत्ता आदि में पृथक शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी, जो अत्यंत गौरव होगा। अतः इन सारे गौरवों को ध्यान में रखते हुए मीमा मंडन मिश्र के मत में भावना प्रत्यार्थ मानना उचित नहीं है। दूसरी बात कि भावना जो है यह व्यापार प्रत्यार्थ है, इसमें प्रमाण क्या है? तो मीमांसक ने प्रमाण के रूप में विवरण को उपस्थापित किया कि पचति इसका विवरण होता है पाकं करोति। इस विवरण के आधार पर व्यापार को प्रत्यार्थ मानना चाहिए, लेकिन यह मीमांसक का कथन ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे पचति इसका विवरण पाकं करोति है, यह धात्वर्थ का विवरण है, तो इस धात्वर्थ का विवरण न कि ये आख्यातार्थ का विवरण है। पचति का अर्थ विवरण जो हम करते हैं वह धातु का विवरण हो रहा है, न कि पचति का। तो अब जब पचति का विवरण ही नहीं है तो तिंगर्थ भावना है, इसमें जो प्रमाण आप दे रहे हैं विवरण, ये विवरण उदाहरण ठीक नहीं है। दूसरी बात कि ऐसा यदि मान भी लेते हैं तो कृदंत के द्वारा भी विवरण उत्पन्न होता है, और पक्वान इसका पाकं कृतवान, पक्वम इसका किं कृतम, ऐसा विवरण देखा जाता है। तो तिंग का व्यापार अर्थ मानने पर करोति में भी विवरण इस प्रकार के नहीं होने से व्यापार बोधक जो पक्वादि का जो उत्तर दिया गया वो असंगत हो जाएगा। अतः जैसे तिंग कृदंत साधारण रूप में दोनों जगह समान विवरण उभय स्थल में व्यापार जो है वह व्यापार धात्वर्थ ही मानना युक्त संगत है। तीसरी बात कह रहे हैं कि यदि हम मंडन मिश्र का मत स्वीकार करते हैं और धातु के अर्थ केवल फल मात्र को स्वीकार करते हैं, तो गम धातु का फल हो गया संयोग, संयोग का आश्रय होगा ग्राम, तो जैसे ग्रामो गमनवान यह भी अनिष्ट रूप होने लग जाएगा। यदि हम मीमांसक मंडन मिश्र के मत में धातु का अर्थ यदि केवल फल मानेंगे तो गम धातु का फल क्या है? संयोग, संयोग का आश्रय क्या होगा? गांव। ऐसी स्थिति में ग्रामो गमनमान यह भी अनिष्ट रूप होने लगेगा। दूसरी बात कि इसका मतलब जब फल उत्पत्ति है, फलानुपत्ति की दशा में क्रिया जब उपस्थित हो तो पाको विद्यते, इस अर्थ परक पाको भवति यह प्रयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय में फल प्राप्त नहीं हुआ है, क्रिया हो ही रही है। तो पाको विद्यते में यहाँ पाक में पृथक जो प्रयोग हो रहा है उस प्रयोग की तरह पाको भवति यह प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि उस समय में फल हुआ ही नहीं है, पाक हो ही रहा है। तो इस तरह मीमांसक मंडन मिश्र के मत स्वीकार करने पर अनेक दोष होने के कारण कौंड भट्ट कहते हैं कि मंडन मिश्र का यह मत उपयुक्त नहीं है। तस्मात् मंडन मिश्र मते न धात्वर्थः फलम अथ च व्यापार फूत्कारादि सर्वोपि व्यापारः धात्वर्थः इति प्रत्यार्थः इति स्वीकर्तुं न शक्यते। अन्य भी आपत्ति होती है कि यदि मीमांसक का ये मत स्वीकार करेंगे तो भावना यदि तिंगर्थ भावना या व्यापार तिंगर्थ यदि होगा
तो जैसे भावयति घटम, यहाँ घट के भूधात्वर्थ उत्पत्ति रूप फलाश्रय होने से घट की कर्म संज्ञा होती है, उसी तरह से घटो भवति, यहाँ भी भूधात्वर्थ रूप उत्पत्ति फलाश्रय होने के कारण घट की कर्म संज्ञा होने लगेगी, तो फिर घटो भवति ये प्रयोग नहीं होगा। अतः इन सारी चीज़ों को देख करके इन प्रमाणों के द्वारा यही सिद्ध होता है कि वैयाकरण का जो मत है फल और व्यापार धात्वर्थ होना और कर्ता कर्म आख्यातार्थ होना, यही मत स्वीकार करना ठीक है। अवगतम। इस तरह से सामान्य चर्चा के द्वारा सारांश रूप में आपको समझना है कि यदि मीमांसक मंडन मिश्र का मत फलम धात्वर्थः फूत्कारादि सर्वोपि व्यापारः प्रत्ययार्थः ये स्वीकार करते हैं, तो उसमें अनेक गौरव और अनेक दोष उपस्थित होते हैं, इसीलिए ये मत मानना ठीक नहीं है। अवगतम। दूसरा मत मीमांसकों का आता है प्रभाकर का मत। तो प्रभाकर के मत में धात्वर्थ फल है, अर्थात प्रभाकर मीमांसक भी धातु का अर्थ केवल फल मानते हैं और आख्यातार्थ जो है तिंगर्थ वो कृति रूप भावना मानते हैं। तो इस प्रसंग में प्रभाकर का कहना है, इस कृति रूप भावना अर्थ को स्वीकार करने के पीछे उनका तर्क है कि लडाद्यन्ते भावनायाः अवाच्यत्वम, इस कथन में उन्होंने लडाद्यंत पद में अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास मानकर लडाद्यंत पद को धातुपरक माना है, और धातुपरक मानने के कारण उनका कहना है कि धात्वर्थ फल है। कुछ लोग लडाद्यंत पद में तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि मानकर लडाद्यंत को प्रत्यांत परक मानते हैं, जिससे प्रकृति भाव और प्रत्यय भाग में व्यापार को अवाच्य माने व्यापार उसका अर्थ न मानकर प्रभाकर के मत का विवेचन करते हैं। तो लडाद्यंत में बहुव्रीहि समास में तद्गुण संविज्ञान अतद्गुण संविज्ञान ये दोनों प्रकार के विग्रह करके तद्गुण संविज्ञान के द्वारा न तो प्रत्यय का अर्थ और न ही धातु का अर्थ लडाद्यंत मान करके व्यापार स्वीकार किया जाता है भावना, और जब तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि मानते हैं उस अर्थ में धातु का अर्थ केवल फल मानते हैं। अब यह जो धात्वर्थ का यह मत प्रभाकर का यदि स्वीकार किया जाए, तो जैसे करोति इत्यादि प्रयोग में यत्न की प्रतीति केवल क्री धात्वर्थ में रहेगा करोति, तो फलमात्र धात्वर्थ यदि प्रभाकर का मत स्वीकार करते हैं, तो करोति इत्यादि प्रयोग में यत्न की प्रतीति केवल क्रिय धात्वर्थ होने पर यति प्रयत्ने इस धातु के समान, जैसे यति प्रयत्ने धातु है, यहाँ यत्न मात्र का वाचक होने से वह अकर्मक धातु है, इसी तरह से क्री धातु में भी अकर्मकतापत्ति दोष आ जाएगी। तो इसलिए एक तो कृति रूप भावना यदि हम तिंगर्थ स्वीकार करते हैं, तो यति प्रयत्ने धातु की तरह क्री धातु भी अकर्मक होने लग जाएगा। दूसरी बात क्या है कि ये क्री धातु मात्र का उपलक्षण यदि हम इसको मान लें, तो उपलक्षण मानने पर जितने भी धातु हैं उसमें सकर्मक अकर्मक की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था उच्छिन्न हो जाएगी। तो सकर्मक अकर्मक की व्यवस्था नहीं बन पाएगी, अतः व्यापार को ही धात्वर्थ मानना ठीक है। इस प्रकार वैयाकरण के मत में जो धात्वर्थ व्यापार है वही स्वीकार करना उचित है।
इतना ही नहीं, एक ही धातु में सकर्मकत्व और अकर्मकत्व जब बोध होने लगेगा तो ऐसी स्थिति में निर्णय कैसे किया जाएगा, यह अकर्मक धातु है और यह सकर्मक धातु है, तो श्रृंगग्राहिका न्याय के द्वारा उसका निराकरण करने पर अव्याप्ति प्रसंग होने लगेगा। अतः यत्न मात्र जो है वो इष्ट नहीं है, इसीलिए मूल कारिका में लिखते हैं नहीं यत्नोर्थ ईष्यते। और इसीलिए उत्पत्त्यादि रूप फल जो है वो धातु का ही वाच्यत्व अंगीकार करना आवश्यक है, जिससे अकर्मक और सकर्मक की व्यवस्था होती है। इसी तरह प्रभाकर के मत स्वीकार करने पर और भी दोष होगा कि यदि हम आख्यातार्थ को यत्न स्वीकार करते हैं तो जैसे क्रियते घटः इत्यादि प्रयोग की सिद्धि जो होती है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि अचेतन जो है उसमें यत्न हो नहीं सकता है। तो अचेतन में यत्नार्थ के बाधक होने के कारण, क्योंकि यह यत्न चेतन मात्र का विषय है, तो वैयाकरण के मत में उत्पत्ति अनुकूल व्यापार अर्थ होने से क्रिया कर्मस्था होने से कर्मबद्ध भाव भी होता है। अतः जैसे दृश्यते घटः स्वयमेव यह प्रयोग नहीं होता, उसी तरह से क्रियते घटः स्वयमेव ये भी प्रयोग नहीं होगा। जबकि क्रियते घटः स्वयमेव ये प्रयोग शास्त्र सिद्ध है, व्यवहार सिद्ध है। अतः ये सब सारे दोष होने के कारण यहाँ प्रभाकर का जो मत है यह मत भी स्वीकार करना ठीक नहीं है। इस तरह से मंडन मिश्र के मत का भी खंडन करते हैं और प्रभाकर के मत का भी खंडन करते हैं। इसी बात को कहते हैं निर्वर्त्ये च विकार्ये च कर्मबद्ध भाव इष्यते न तो प्राप्ये कर्मणि सिद्धांतो ही व्यवस्थितः। अब ये बातें कारिका में इसलिए उठाई गई कि यहाँ किसी ने शंका की कि उत्पत्ति अनुकूल यत्न क्री धात्वर्थ यदि आप स्वीकार कर लेते हैं तो क्रियते घटा स्वयमेव में कर्मबद्ध भाव मानने पर इसी प्रकार क्रियादिरिव क्रिय धातु की तरह ही ज्ञा धातु में भी विषयावच्छिन्न आवरण भंग रूप फल मानने पर ज्ञायते घटः स्वयमेव यह प्रयोग भी बनने लग जाएगा। दूसरी बात यह है कि जैसे गम धातु है उसका उत्तर देश संयोग रूप फल होने से गम्यते ग्रामः स्वयमेव प्रयोग की आपत्ति होने लगेगी, जबकि यह भी प्रयोग नहीं होता। तो ऐसी आशंका पर कर्मबद्ध भाव कहाँ होगा, कर्मबद्ध भाव कहाँ नहीं होगा, इस बात को बताने के लिए भूषण सार कारिका में लिखते हैं निर्वर्त्ये च विकार्ये च कर्मबद्ध भाव इष्यते न तो प्राप्य कर्मणिति सिद्धांतो ही व्यवस्थितः। प्राप्य कर्म में ही कर्मबद्ध भाव नहीं होने के कारण उपर्युक्त स्थल में कोई दोष नहीं है। अतः धात्वाख्यार्थ के विषय में जो प्रभाकर का मत है वो युक्त संगत नहीं दिखता है। इस तरह से मंडन मिश्र के मत का भी खंडन करके वैयाकरण मत के सिद्धांत की स्थापना करते हैं और प्रभाकर के मत का भी खंडन करके वैयाकरण सिद्धांत की स्थापना भट्टोजी दीक्षित करते हैं। अब तीसरे जो मीमांसक हैं वो नव्य मीमांसक लोग आते हैं, जिसमें आचार्य खंडदेव आदि हैं। तो आचार्य खंडदेव के मत में कहते हैं कि धातु का जो अर्थ है वो यत्न भिन्न फलानुकूल व्यापार सामान्य अथवा अखंडोपाधि ये धात्वर्थ है, और उक्त रीति से धात्वर्थ संभव नहीं होने के कारण परिशेषात प्रत्ययवाच्यत्व है। इस प्रकार सारांश में खंडदेव के मत में आख्यातार्थ यत्न है और
यत्न भिन्न फलानुकूल व्यापार सामान्य अथवा अखंडोपाधि, यह व्यापार धातु का अर्थ है। ये आचार्य खंडदेव मिश्र का मत है। अब आचार्य खंडदेव मत के मत को भी स्वीकार करने पर तत्तद धातुओं के तत्तद अर्थ में शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी, जिससे धातु अनेक होंगे। अनेक शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी, जिससे महान गौरव होगा। दूसरी बात क्या है कि आख्यातार्थ का यत्न अर्थ मानना ये बिल्कुल भी संगत नहीं है, युक्त संगत, क्योंकि लह कर्मणि इस सूत्र का कर्ता एवं कर्म अर्थ में ही आख्यात के शक्ति नियामक होते हैं, और पाके यतते पाकम करोत इत्यादि विवरण के अनुरोध से भी यत्न का आख्यातार्थत्व मानना ठीक नहीं होगा, क्योंकि विवरण में ती प्रत्यय का क्या अर्थ है, इस जिज्ञासा में यत्नाश्रय ही करना होगा। अतः ऐसी स्थिति में विवरण और विव्रियमान दोनों का स्वरूप भिन्न होने के कारण या आख्यात का अर्थ यत्न मानना ठीक नहीं है। दूसरी बात कहते हैं कि पचति देवदत्ता, यहाँ पर जैसे अभेदान्वय के अनुरोध से आख्यात का अर्थ कर्ता मानना आवश्यक है, पक्ता देवदत्ता की तरह, अर्थात जैसे पक्ता देवदत्ता यहाँ पर अभेदान्वय होता है, उसी प्रकार पचति देवदत्ता इस वाक्य में भी तिवर्थ का कर्ता देवदत्त के साथ अभेदान्वय होता है, क्योंकि तृच प्रत्यार्थ का कर्ता के साथ अभेदान्वय होने के कारण। तो जैसे तिवर्थ एवं कर्ता देवदत्त का अभेदान्वय शास्त्र के अनुशासन के द्वारा किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आख्यात में कर्ता की शक्ति कर्ता में मानना आवश्यक है। यदि तिङर्थ कर्ता नहीं होगा तो इस प्रकार से जो अनुभूयमान अभेदान्वय शाब्दबोध होता है वो नहीं होगा। अतः नव्य मीमांसक का भी मत जो है वो भी ठीक नहीं है। तो न तो नव्य मीमांसक के मत में आख्यातार्थ यत्न हम स्वीकार कर सकते हैं, अखंडोपाधि रूप व्यापार जो है सामान्य ये धातु का अर्थ स्वीकार करते हैं। अतः ये इन सारी स्थितियों को ध्यान में रख करके धात्वर्थ और तिङर्थ के विषय में जो तीनों प्रकार के मीमांसकों का मत है वो मत ठीक नहीं है। अवगतम। इस तरह से मीमांसकों के मत का खंडन कौंडभट्ट करते हैं। अब प्रसिद्ध जो अपना मत है नैयायिकों का मत, उस मत की चर्चा थोड़ी सी कर ली जाए। तो नैयायिक जो लोग हैं, इस नैयायिक में भी दो प्रकार के नैयायिक हैं, एक प्राचीन और एक नव्य। तो प्राचीन नैयायिक जो हैं उनके मत में व्यापार मात्र ही धातु का अर्थ है और आख्यात का अर्थ है कृति, यत्न। प्राचीन नैयायिक व्यापार का अर्थ केवल धातु, व्यापार केवल धातु का अर्थ मानते हैं और आख्यात का अर्थ कृति मानते हैं। तो इसके पीछे इनका क्या तात्पर्य है? तो इसका अभिप्राय ये है कि ग्रामम गच्छति इत्यादि जब हम वाक्य बोलते हैं तो इसमें व्यापार मात्र धात्वर्थ है और फल जो है द्वितीयार्थ अम और आख्यातार्थ ये कृति है। तो द्वितीयार्थ फल का प्रकृत्यर्थ में निष्ठत्व संबंध से अन्वय होता है और धात्वर्थ व्यापार में अनुकूलत्व संबंध से अन्वय होता है। दूसरी बात, धात्वर्थ जो व्यापार है प्रत्यार्थ, जिसे हम आख्यातार्थ भी कहते हैं, उसका कृति में विशेषण होता है और प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थ में प्रत्यार्थ प्रधान होने के कारण ग्रामम गच्छति इस वाक्य का ग्रामनिष्ठ संयोगानुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान यह शाब्दबोध होता है।
तो इस तरह से प्राचीन लोग व्यापार को धातु का अर्थ मानते हैं और आख्यातार्थ कृति को मानते हैं, किंतु प्राचीनों के द्वारा यह जो स्वीकार किया गया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि व्यापार सामान्येन यदि धातु का वाच्यत्व माने धातु का अर्थ स्वीकार करेंगे तो त्यज धातु है और गम धातु है, दोनों में सामान्य व्यापार होने के कारण, व्यापारत्वेन व्यापार सामान्य होने के कारण समानार्थता पत्ति होने लगेगी। क्योंकि त्यजी धात्वर्थ रूप पूर्व देश विभागानुकूल जो क्रिया है उसी का उत्तर देश संयोगानुकूल क्रिया होने से उसका गम धात्वर्थ के साथ पर्यायतापत्ति स्पष्ट दिखाई देती है। अतः प्राचीनों के मत स्वीकार करने पर त्यज गम इत्यादि धातु में पर्यायतापत्ति दोष होने लगेगी, जबकि गम धातु में पाद संचार रूप क्रिया है और यदि हम वहाँ इस प्रकार से अलग स्वीकार करते हैं व्यापार, तो ऐसी स्थिति में तत्त धातुओं में अलग अलग व्यापार स्वीकार करना पड़ेगा। अलग अलग स्वीकार करने से फिर वही अनंत शक्ति की कल्पना करने का गौरव होने लगा। तो इसीलिए प्राचीनों का यह मत स्वीकार करना ठीक नहीं है। नव्य दूसरे जो नव्य नैयायिक हैं, नव्य नैयायिक धातु का अर्थ फल और व्यापार दोनों मानते हैं। ध्यान रखना, प्राचीन नैयायिक धातु का अर्थ केवल व्यापार मानते हैं और आख्यातात का अर्थ केवल कृति मानते हैं। नवीन जो नैयायिक हैं वो धातु का अर्थ फल और व्यापार दोनों मानते हैं और आख्यातार्थ कृति मानते हैं। तो दूसरी बात, अनन्य लब्ध शब्दार्थ होता है, इस न्याय से प्रथमांत पद से कर्ता का वो बोध करते हैं। अवगतम। तो नव्य नैयायिकों का कहना है कि आख्यात का कृति में शक्ति स्वीकार करने में लाघव है, इसलिए आख्यात का अर्थ कृति ही मानना चाहिए। क्योंकि यदि आख्यात का अर्थ यदि कर्ता स्वीकार करते हैं तो कर्ता कहते किसको है? कर्तृत्वम नाम कृत्याश्रयत्वम, कृति का जो आश्रय होगा वही कर्ता होता है। तो वह जो कृत्याश्रयत्व ये कहना पड़ेगा जो कृति रूप ही है। क्यों कृति रूप है? क्योंकि सिद्धांत है प्रकृति जन्य प्रकारी भूतो धर्मः भाव प्रत्यार्थः। तो इस प्रकार इस न्याय के द्वारा कृत्याश्रयत्व चूँकि कृति के रूप में ही है, अतः आख्यातार्थ कृति ही मानना ठीक है। कर्ता को यदि उसका अर्थ शक्यत्व मानेंगे तो ऐसी स्थिति में व्यापाराश्रयत्व रूप कर्तृत्व शक्यतावच्छेदक होगा, जिसका निरूपक व्यापार अनेक होने से शक्यतावच्छेदक के भी अनेक होने से गौरव हो जाएगा। शक्यतावच्छेदक में भेद होने के कारण नानात्व प्रसंग होने लगेगा। अतः आख्यात का अर्थ कृति ही मानना चाहिए, प्रथमांत मुख्य विशेषक शाब्दबोध ही मानना चाहिए, और उसमें फल और व्यापार में व्यापार का कृति में विशेषण रूप से अन्वय होगा। इस प्रकार चैत्रः पतति इत्यादि वाक्य में नव्य नैयायिकों के मत में विक्लित जनक व्यापार जनक कृतिमान चैत्रः यह शाब्दबोध होता है। यह संक्षेप में नैयायिकों का मत है, नव्य नैयायिकों का। लेकिन उक्त मत को यदि स्वीकार करते हैं तो कौंड भट्ट का कहना है कि फल विशिष्ट व्यापार में शक्ति स्वीकार करने पर, फल के पदार्थिक देश होने पर उसमें पदार्थांतर का अन्वय नहीं होगा, क्योंकि सिद्धांत है पदार्थ पदार्थे नान्वेति न तो पदार्थिक देशे न। अन्यथा घटत्व के नित्यान्वय विवक्षा में नित्यो घटः इत्यादि प्रयोग की भी आपत्ति होने लगेगी। इस प्रकार की किसी ने आशंका की, उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि नैयायिक लोग नहीं, आपका ये कहना ठीक नहीं है। जैसे देवदत्त से गुरुकुलम इत्यादि में पदार्थिक देश गुरु में
देवदत्व के अन्वय की कल्पना की जाती है, उसी प्रकार यहाँ भी कल्पना करने से कोई दोष नहीं है। इसलिए नैयायिक का कथन है कि व्युत्पत्ति वैचित्रेण प्रकृति एकदेशान्वय स्वीकारात न दोषः। तो संक्षेप में इस तरह से नव्य नैयायिकों ने अपने मत की स्थापना करते हुए कहा कि देखिए, धातु का अर्थ फल और व्यापार मानने में कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आख्यात का अर्थ आपको कृति ही मानना चाहिए। ये नैयायिकों ने अपना सिद्धांत दिया। अब इस नैयायिकों के इस मत को स्वीकार करने से क्या स्थिति बनेगी? तो कहते हैं कि नैयायिक लोग जो धात्वर्थ में ध्यान तो ये रखना चाहिए कि धात्वर्थ के विषय में नव नैयायिकों के साथ कोई झंझट नहीं है, क्योंकि वैयाकरण भी धातु का अर्थ फल और व्यापार मानते हैं, नव्य नैयायिक भी धातु का अर्थ फल और व्यापार मानते हैं, इसलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आख्यातार्थ जो कृति नैयायिक मान रहे हैं, प्रथमांत मुख्य विशेषक जो शाब्दबोध मान रहे हैं, इन दोनों मतों में वैयाकरणों का विरोध होता है। और वैयाकरण यहाँ कहते हैं कि इस मत के स्वीकार करने पर अनेक दोष उत्पन्न होंगे। जैसे नैयायिक के मत में यदि आख्यात की शक्ति कृति में मानते हैं तो रथो गच्छति इत्यादि जो प्रयोग है, वहाँ ये वाक्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि कृति जो है वो चेतन पदार्थ में होता है, रथ अचेतन है। तो चेतन में रहने वाली जो कृति है वो चूँकि रथ में नहीं है, तो इसलिए एक प्रयोग नहीं होगा। और यदि प्रयोग अभिष्ट है तो उसको व्यापार में अथवा आश्रय में लक्षणा करनी पड़ेगी। इसी प्रकार घटम जानाति, यहाँ पर घट विषय ज्ञानानुकूल कृतिमान, इस प्रकार का जो सब शाब्दबोध है वो शाब्दबोध ठीक नहीं होगा, क्योंकि ज्ञानजन्या भवेद इच्छा, इच्छाजन्या भवेद कृति। इस उक्ति के अनुसार इच्छाजन्य कृति का ज्ञानानुकूलत्व कहना संभव नहीं है। अतः घटम जानाति प्रयोग में भी लक्षणा का आश्रय करना पड़ेगा, जिससे घट विषय ज्ञानाश्रय चैत्र, इस प्रकार शाब्दबोध करना पड़ेगा। तो इसलिए कृति के आख्यातार्थ स्वीकार करने पर रथो गच्छति इत्यादि में भी लक्षणा स्वीकार करनी पड़ेगी, और घटम जानाति प्रयोग में भी लक्षणा का आश्रय करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, रथो गच्छति इत्यादि में व्यापार में तिंग की लक्षणा, देवदत्तो गच्छति इत्यादि में कृति में शक्ति, इस प्रकार एक ही पद में वृत्ति द्वय की कल्पना करनी पड़ेगी, जो गौरव होगा। इसी प्रकार यदि यहाँ तर्क दिया जाए कि गंगायाम मीन घोषोस्तः, यहाँ युगपद वृत्ति द्वय स्वीकार की करके प्रवाह की शक्यता शक्ति के द्वारा और तट की लक्षणा के द्वारा जैसे बोध होता है, उसी तरह से यहाँ हम एक जगह शक्ति के द्वारा और लक्षणा के द्वारा बोध कर लेंगे, तो कहते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि आख्यात के कृतिवाचक होने पर, आख्यात का यदि आप कृति अर्थ स्वीकार करेंगे तो जो पुरुष की व्यवस्था है, माने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष इत्यादि, वो व्यवस्था उच्छिन्न हो जाएगी। तो इसीलिए जैसे हम कहते हैं युष्मद्विपदे स्थानिन्यपि मध्यमः, अस्मद् उत्तमः इत्यादि, जो पुरुष की व्यवस्था है वो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अतः ये जो पाणिनि के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है, इस व्यवस्था की भी संगति तभी होगी जब व्यापार धातु का अर्थ, फल धातु का अर्थ और कर्ता कर्म आख्यात का अर्थ स्वीकार करेंगे। नैयायिकों ने जो कहा कि ये कृतिवाचकत्व स्वीकार करने में लाघव है और कर्तृत्व यह स्वीकार करने में गौरव है, यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि कर्तृत्वम कृत्याश्रयत्वम,
ये जो नैयायिकों ने कहा ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अचेतन इत्यादि में इसकी अव्याप्ति हो जाएगी। अतः इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने पर कहते हैं इतना ही नहीं, गच्छन्तम रामम पश्य इत्यादि में अन्य जगह और भी दोष उत्पन्न होंगे। तो इसलिए कौंड भट्ट कहते हैं कि कारक चक्र प्रयुक्तित्वं कृत्याश्रयत्वं वा दंडः करोति इत्यत्र अव्याप्तम। इसलिए कर्तृत्व कृति नहीं हो सकता जिससे शक्यतावच्छेदक में गौरव हो, अपितु कर्तृत्व अखंडोपाधि रूपी है, शक्यतावच्छेदक है। अतः आख्यात की कर्ता शक्ति स्वीकार करने पर कोई दोष नहीं है। इतना ही नहीं, कहते हैं कि नैयायिकों का यदि हम मत स्वीकार करते हैं तो ऐसा मत स्वीकार करने पर प्रकृत प्रत्यार्थो प्राधान्यम ब्रूते, यह जो नैयायिकों ने तर्क दिया, इस तर्क में भी कोई संगत युक्ति संगत स्थिति नहीं बनती है। अर्थात भाव प्रधानमाख्यातम इस न्याय के आधार पर यहाँ हम भाव व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोध स्वीकार करते हैं। अतः कौंड भट्ट ने इन सभी मतों का खंडन करते हुए और इसके लिए कहते हैं कि यहाँ वैयाकरणों के द्वारा जो स्वीकृत मत है उसी मत को स्वीकार करना चाहिए। अवगतम। अब हम यदि इस चीज़ को सिद्धांत रूप में स्वीकार करते हैं तो हमें मूल एक चार्ट बना करके कि वैयाकरणों के मत में धात्वर्थ क्या है, इसके मत में क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जो इस पाठ्यक्रम का जो सिलेबस है कि आपने कहा फल व्यापारयो धातु, फल व्यापारयो धातु में फल शब्द से किसको लिया जाए कि फल जो है लोक में प्रसिद्ध है वो फल लिया जाए, या शास्त्र में जो शास्त्रीय विधान के द्वारा पारिभाषिक शब्द फल का बोध किया जाए वह लिया जाए। तो कारिका में फल शब्द लोक में जो प्रसिद्ध है वह अभिप्रेत नहीं है, अपितु व्याकरण शास्त्र में जो पारिभाषिक फल है वही फल यहाँ गृहीत होता है। तात्पर्य क्या है कि लोक में फल से तात्पर्य है प्रयोजन। जिस उद्देश्य से कार्य में प्रवृत्ति होती है उसे लोक में फल कहा जाता है। अर्थात किसी कार्य का जो प्रयोजक होता है, जिसके लिए हम कार्य करते हैं, वह प्रयोजक जो है फल के रूप में गृहीत होता है। जैसे हम कहते हैं स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना के लिए यज्ञ करने चाहिए। तो यहाँ इत्यादि वाक्य में यजन कर्म में उसकी प्रवृत्ति जो है वो स्वर्ग जो है याग का फल है। क्षुधा निवृत्ति के लिए पकाया जाता है, पचति बोला जाता है, तो पचति का क्षुण निवृत्ति जो है ये फल है। तो यह जो लोक व्यवहार में फल है यह फल यहाँ नहीं लिया जाता है। ये जो फल है लोक व्यवहार में जो फल है वो व्याकरण में स्वरतितः कर्तृभिप्राय क्रियाफले के द्वारा इंगित होता है। लेकिन यहाँ जो फल है धातु का जो अर्थ फल है वह फल यहाँ पारिभाषिक लिया जाता है। तो लौकिक यदि फल लेते हैं तो पच धातु का फल क्षुण निवृत्ति की कल्पना करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में जब क्षुधा की निवृत्ति नहीं होगी तो फल प्राप्त नहीं होगा, और फल प्राप्त नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में देवदत्तो अपाक्षित इत्यादि प्रयोग नहीं बन सकेगा। दूसरी बात, सारी सकर्मक अकर्मक की व्यवस्था उच्छिन्न हो जाएगी। अतः यहाँ फल शब्द पारिभाषिक ही लिया जाता है। और वह पारिभाषिक फल क्या चीज़ है तो क्रियाकलाप से उत्पन्न विकृति आदि रूप जो है परिवर्तन होना, उस प्रकार का फल लिया जाता है, जिसे हम पारिभाषिक शब्द में धात्वर्थजन्यत्वे सति धातुजन्योपस्थिति विषयताश्रयत्वम यह लक्षण स्वीकार करते हैं। जैसे
इस फल को स्पष्ट करने के लिए अनेक आचार्यों ने परिष्कार के रूप में अलग अलग फल के लक्षण बताए हैं। तो संक्षेप में हमको ये समझना चाहिए कि यहाँ व्याकरण में फल जो है वो पारिभाषिक लिया जाता है, लौकिक फल का ग्रहण नहीं होता है। तो फल के विषय में दीनबंधु झा जो हमारे प्रसिद्ध वैयाकरण हुए हैं, उनका कहना है फलत्वम स्ववाच्यत्व स्ववाच्य व्यापार जन्यत्व भय संबंधेन धातु विशिष्टम। जैसे पच धातु का अर्थ है विकृति, तज्जनक व्यापार जो अर्थ है, तो इस प्रकार विकृति में पचिवाच्यत्व एवं पचिवाच्य व्यापार जन्यत्व दोनों होने के कारण पच धातु वैशिष्ट जो है इसका समन्वय होता है। इसी तरह आचार्य पेरी सूर्यनारायण शास्त्री जी फल का लक्षण करते हैं फलत्वं च कर्म कर्तृ प्रत्यय समभिव्याहरे तद्धात्वर्थ विशेषणत्वे सति तद्धात्वर्थम। जैसे चैत्रः तण्डुलं पचत इत्यादि वाक्य में पचत इत्यादि में विक्लित्य अनुकूल व्यापार धात्वर्थ होने से विक्लित्यादि फल है। दर्पणकार जो है वो कहते हैं तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति तद्धात्वर्थत्वं फलत्वं जन्यत्वं च जन्यत्व प्रकारक प्रतीति विषयत्वं। नागेश भट्ट कहते हैं तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति कर्तृप्रत्यय समभिव्याहरे तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारतावत्वं फलत्वं। तो इस प्रकार सभी लोगों ने इन पारिभाषिक फलों की चर्चा करके इसकी व्याख्या करके पारिभाषिक रूप जो फल है उसको स्वीकार करते हैं, जिसको सामान्य रूप से हम यदि कहें तो धात्वर्थजन्यत्वे सति धातुजन्योपस्थित विषयताश्रयत्व, यह जो पारिभाषिक फल है यही पारिभाषिक फल यहाँ स्वीकार किया जाता है। जो धातु व्यापार धातु का अर्थ है और व्यापार से जन्य है, ऐसे फल यहाँ जैसे पचत इत्यादि में पच धातु का अर्थ व्यापार जो है पाकक क्रिया, तज्जन्य फल क्या है विकृति, यह विकृति रूप फल लिया जाता है। इसी प्रकार इस कारिका में व्यापार शब्द जो है वह व्यापार शब्द यहाँ पारिभाषिक शब्द है। जिस व्यापार की परिभाषा करते हुए व्यापार का लक्षण करते हुए कौंड भट्ट कहते हैं व्यापारस्तु भावना विधा साध्यत्वेन अवधीयमाना क्रिया। तात्पर्य यह है यदि धातु के फल और व्यापार दो अर्थ हैं और व्यापार का लक्षण यदि फलाश्रयो धात्वर्थ केवल ऐसा लक्षण करेंगे तो धातुवाच्य व्यापार व्यापारवाचक धातु इस रूप में अन्योन्याश्रय दोष होगा। इसीलिए यदि यहाँ फल प्रयोजकत्व व्यापारत्व ये लक्षणा करेंगे तो आत्माश्रय दोष होगा, तो क्योंकि वह भी क्रियात्वरूप है। यदि हम व्यापार का निरूपण इस तरह से अनेक तरीकों से करने लगेंगे तो वह व्यापार का लक्षण करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। अतः व्यापार का लक्षण क्या हो इस बात को बताने के लिए कौंड भट्ट कहते हैं व्यापारस्तु भावना विधा साध्यत्वेनावधीयमाना क्रिया। अर्थात क्रिया का लक्षण ये है व्यापार भावना विधा साध्यत्वेन अवधीयमाना क्रिया। तो ये कैसे होती है साध्यत्व विषय प्रकारक प्रतीति विषय रूपा, अर्थात साध्यत्वेन विवक्षित। इसका मतलब क्या है सिद्ध होने जा रही है जो क्रिया, तो सिद्ध होने जा रही जिस क्रिया के लिए पचत इत्यादि का प्रयोग किया जाता है उस क्रिया को यहाँ व्यापार कहते हैं। जैसे पचत कहने पर अनेक क्रिया का बोध एक साथ होता है, चूल्हे के ऊपर बर्तन रखना, आग जलाना, करछी चलाना, बर्तन उतारना, ये सारी क्रिया जब तक चलती रहती है तब तक उसको हम केवल पचत इत्यादि के द्वारा ही बोलते हैं। तो इस प्रकार मीमांसक लोग जिसको भावना पद कहते हैं
वही भावना नाम से हमारे यहाँ उसको व्यापार कहा जाता है। तो भावना और व्यापार में कोई अंतर नहीं है। कहते हैं यह जो आपने कहा कि व्यापारस्तु भावना विधा साध्यत्वेन अवधीयमाना क्रिया, इस क्रिया के लक्षण में, इस क्रिया के स्वरूप में कोई प्रमाण भी है या यह स्वयं कौंडभट्ट का मत है, तो इसलिए कौंडभट्ट प्रमाण के रूप में वाक्यपदीय कार का जो कारिका है उसको रखते हैं। यावत् सिद्धम सिद्धम वा साध्यत्वेनावधीयते आश्रित क्रम रूपत्वात् सा क्रियेत्यवधीयते। अर्थात चाहे क्रिया निष्पन्न हो चुका हो अथवा नहीं हुआ हो, लेकिन जिसे साध्यत्वेन कहना अभिष्ट हो, जिसका स्वरूप किसी क्रम का आश्रय करता हो, उसे ही क्रिया कहते हैं। और इस प्रकार के साध्यत्वेन अवधीयमान क्रिया में प्रमाण विवरण ही है। जैसे हम पचति बोलते हैं, पाकः बोलते हैं, करोति बोलते हैं, कृति बोलते हैं इत्यादि में धात्वर्थ तो दोनों जगह समान है, लेकिन पचति में क्रियांतरा दूसरे क्रिया की आकांक्षा नहीं होती है, जबकि पाकः में क्रियांतरा की आकांक्षा होती है। इस प्रकार पचति इस व्यापार में फुत्कारत्व अधः संतापनत्व तत्तद रूप में यह वाक्य है, वाच्य है, और इसमें यह प्रमाण है। और तत्तद इस प्रकार के बोध में अनुभव ही इसमें प्रमाण माना जाता है। तो इस तरह यहाँ जो व्यापार पद से अभिप्रेत है वह भी पारिभाषिक है, और अनेक क्रियाओं का बोध जिस एक के द्वारा बोध होता है वो सारे व्यापार का वाचक व्यापार पद से अभिहित किया जाता है। अवगतम। इस तरह से व्यापार भी पारिभाषिक है और यह फल भी पारिभाषिक लिया जाता है। यद्यपि यहाँ एक बहुत शास्त्रार्थ का विषय आ जाता है कि जब आप पच धातु के फुत्कारत्वादि अनेक क्रियाओं के समूह मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में पच धातु में नानार्थतापत्ति दोष आ जाता है। तो उस नानार्थतापत्ति दोष का वारण कैसे होगा, तो इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अंत में सिद्धांत में ये समझना चाहिए कि तदादि न्याय के द्वारा उस नानार्थतापत्ति दोष का वारण दिखाते हैं। कि कहते हैं कि जिस किसी ने कहा फुत्कारत्वाद अनेक वाच्यत होने से नानार्थतापत्ति होगी, उसको प्रश्न के रूप में उठा करके कहते हैं न च नानार्थतापत्ति ही तदादिन्यायेन बुद्धि विशेषादे शक्यतावच्छेदकानुगमोगस्य सत्वात्। तात्पर्य है कि जैसे घटादि का भी व्यक्ति रूप शक्यार्थ को लेकर के नामार्थत्व वारण के लिए शक्यार्थ के अनेक होने पर भी शक्यतावच्छेदक धर्म एक होने से शक्ति का भी एकत्व स्वीकार करते हैं। क्योंकि नानार्थतापत्ति का ये मतलब नहीं होता कि नाना धर्मावच्छिन्न वाचकत्व नानार्थत्वम, अपितु अननुगत नाना धर्मावच्छिन्न वाचकत्व ही नानार्थक होता है। इसीलिए घट पट मठा संति तान पश्य इत्यादि में घटत्व पटत्वादि नाना रूप से बोधकत्व होने पर भी सर्वनाम तत्पद में जैसे नानार्थतापत्ति नानार्थत्व नहीं होता, तदनुगमक जो विशेष एकत्व है उसके कारण उसी तरह से धातुओं के भी स्वविषयतावच्छेदक संबंध से वक्तृत्व बुद्धि अथवा वक्तृबुद्धि विषयतावच्छेदक अथवा विकृत्यादि रूप फलजनतावच्छेदक अनुगमक को लेकर के तदुपलक्षित जो धर्मावच्छिन्न शक्यता निरूपित शक्यता का अभ्युपगम अर्थात सभी में रहने वाला जो शक्यतावच्छेदकत्व है वह एक है, और उस एक है होने के कारण यह नानार्थतापत्ति दोष नहीं होता है। अब ये आपने कहा कि तदादि न्याय से, ये तदादि न्याय क्या चीज़ है? तो तदादि न्याय के लिए कहते हैं कि देखिए, न्याय का मतलब नियते निश्चीयते अनेन इति, इस व्युत्पत्ति से एकत्र सिद्धो निर्णय अपरत्र निर्णय साधकतया न्याय उच्यते।
एक जगह सिद्ध जो निर्णय है उस निर्णय को दूसरे जगह निर्णय के साधक के रूप में उपस्थापित करना ही न्याय कहलाता है। अर्थात जिसके द्वारा किसी निश्चय को प्राप्त किया जाए, ऐसा एकत्र सिद्ध जो निर्णय है उस निर्णय को अन्य स्थल पर निर्णय को साधक बनाने के रूप में यदि उपस्थित किया जाता है उसी को न्याय कहा जाता है। जैसे एकाच दुर्वचन स्थल में ये सूत्र से समुदाय का दुर्वचन हो या अवयव का, इस अर्थात द्वित्व समुदाय का हो या अवयव का, इस प्रकार के संदेह होने से वृक्ष प्रचलन न्याय से समुदाय में ही द्वित्व होता है, यह सिद्धांत है। और इस दृष्ट सिद्धांत के द्वारा समुदाय और अवयव के कार्य प्रसंग में समुदाय में ही कार्य होता है, यह सामान्य निर्णय होता है। और इसी को हम एकाच दुर्वचन न्याय भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार तदादि यहाँ पर आदि पद से युष्मद आदि का ग्रहण होता है और युष्मदादि स्थल सिद्ध निर्णय ही तदादि न्याय है। तो इस न्याय के द्वारा बुद्धि में जितने भी शक्य अर्थ हैं उस शक्यता का अवच्छेदक जो है वो अनेक होने पर भी शक्यतावच्छेदकत्व जो रूप है वह एक है। तो इस तरह से बुद्धि के एकत्व शक्यतावच्छेदक के साथ एकत्व होने के कारण नानार्थतापत्ति दोष का वारण किया जाता है। ये संक्षेप में हमने आपको बताया। इतना थोड़ा सा ध्यान रखना, जितना भी हो सके एक दो बार पढ़ लेना। तो चूँकि अब समय कम है और विषय थोड़ा ज़्यादा है तो काटते हुए भी समझाते हुए भी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ रहा है, बीच में व्यतिक्रम हो रहा है। तथापि जितना आवश्यक है वो आपको हमने बताया। तो इस प्रकार यह तदादि न्याय के द्वारा बुद्धि विशेष का अनुगमक होने के कारण अवच्छेदक बुद्धि विशेष के एकता को लेकर के, ऐक्य को लेकर के आख्यात में भी क्रिया की एकत्व की व्यवस्था होती है। इसमें प्रमाण वाक्यपदीय कार की ये कारिका भी है कि गुणभूतैरवयवैः समूह क्रम जन्मनाम बुद्ध्या प्रकल्पिता भेद क्रियेति व्यवदिश्यते। निष्कर्षतः फल और व्यापार धातु का अर्थ है। फल और व्यापार का वाचक धातु है, ये तात्पर्य हुआ। फल यहाँ पारिभाषिक लिया जाता है, व्यापार यहाँ साध्यत्वेन अवधीयमाना क्रिया जो भावना का परपर्याय है। और आश्रय तो तिंगस्प्रता इस प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा आश्रय के आधे शाकांक्ष होने के कारण फलाश्रय यहाँ कर्ता, फलाश्रय कर्म और व्यापाराश्रय कर्ता, ये तिंग के अर्थ हैं। फलाश्रय कर्म यह पाणिनि के कर्तुरीप्सितम सूत्र के अनुशासन से ज्ञात होता है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको अत्यंत चाहता हो, जो कर्ता का अत्यंत ईप्सित होता है, ऐसा जो पारिभाषिक फल है वही लिया जाता है। इसी प्रकार स्वतंत्रः कर्ता इस अनुशासन से जिसमें व्यापार होता है वह व्यापाराश्रय करता है। फल और व्यापार चूँकि धातु के अर्थ हैं, अतः तिंग का फलांश में व्यापारांश में शक्ति नहीं है, क्योंकि अनन्य लभ होने के कारण धातु से यदि कोई चीज़ अन्य एक चीज़ से यदि कोई अर्थ प्राप्त हो जाता है तो दूसरे शब्द से पुनः उस अर्थ का उत्पादन करना ठीक नहीं है। अतः कर्ता कर्म आख्यात का अर्थ है, यही सिद्धांत है। अवगतम। ये हमने आपको धातुपर्थ के विषय में बताया। तो जितना भी हो सका अब आप उसको देख करके अपनी कार्यवाही करेंगे और उम्मीद करता हूँ आप सबकी परीक्षा अच्छी हो। परीक्षा देने के बाद आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि कुछ आप लोगों को लाभ हुआ कि नहीं। बाकी आप लोग मेहनत कीजिए, परिणाम अच्छा ही आएगा। इसी के साथ विराम लेते हैं। अब चूँकि लघु शब्देन्दु शेखर आदि की चर्चा कुछ तो करते, लेकिन समय कम है, इसीलिए प्राय अब तो संभव नहीं हो पाएगा। फिर भी देखते हैं, यदि कोई एक दो पाठ हो जाता है तो एक दो दिन में कर दें, तो जैसा भी संभव होगा। इसी के साथ विराम लेते हैं। धन्यवाद।